नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा सेशन रहने वाला है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के 25 एमसीक्यू यहाँ डिस्कस करेंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन। किस एग्ज़ाम के लिए ये सेशन महत्वपूर्ण रहने वाला है? तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, चाहे आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई, पीजीटी या फिर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, ये सभी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, सेशन को फटाफट से यहाँ पर लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। फटाफट से यहाँ पर इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर सेशन की। आपके स्क्रीन पर इस सेशन का पहला सवाल है दोस्तों, आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है दोस्तों? फटाफट से यहाँ पर आंसर को कीजिएगा, क्योंकि बहुत कम समय में यहाँ 25 एमसीक्यू यहाँ डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। फटाफट से यहाँ पर आंसर को कीजिए। आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज 5वां स्थान है। क्लियर? हमारे सौर मंडल में यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे पहले कौन सा ग्रह आता है? बुध आता है। इसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। आकार के अनुसार सबसे पहला ग्रह कौन है? बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह बुध है। इसके बीच में शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र और मंगल आते हैं। क्लियर? सौरमंडल के केंद्र में कौन स्थित होता है दोस्तों? सन स्थित होता है, सूर्य स्थित होता है। और इसके सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह होता है? मरकरी यानी कि बुध होता है। ठीक है, बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और निकटतम ग्रह है। क्लियर? दोस्तों, ये जो बुध है निकट होने के बावजूद भी गर्म नहीं है। क्यों गर्म नहीं है? क्योंकि वह यहाँ पर जो है दोस्तों वायुमंडल नष्ट हो चुका है, जिसके कारण क्या होता है? ऊष्मा का क्षय ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण यह जो ग्रह है गर्म नहीं हो पाता है। क्लियर? बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है दोस्तों? 88 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, और अपनी धुरी पर 59 दिनों में एक चक्कर लगाता है। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। क्लियर? शुक्र ग्रह की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यह आकार और घनत्व में पृथ्वी के समान है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र ग्रह जो है दोस्तों सभी ग्रहों में सबसे अधिक गर्म ग्रह है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक है। कितना प्रतिशत है? 97% है। शुक्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? 225 दिनों में करता है, और अपने अक्ष पर 243 दिनों में एक चक्कर लगाता है। ठीक है, और इसके घूमने की दिशा क्या है दोस्तों? पूर्व से पश्चिम की ओर यह घूमता है। शुक्र चमकीला ग्रह है, इसलिए इसे सुंदरता की देवी और भोर का तारा कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? 365 दिनों में पूरा करता है। इसे नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर 71% भाग पर पानी दिखाई देता है। ठीक है, यही कारण है कि इस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये लाल ग्रह कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड जो है सबसे अधिक मात्रा में है। इसी कारण जो है यह ग्रह लाल दिखाई देता है। मंगल अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में घूम जाता है, और सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगाता है। मंगल के 2 उपग्रह याद रखिएगा दोस्तों, फोबोस और डीमोस। ठीक है, मंगल ग्रह पर एक पर्वत पाया जाता है, उसका नाम क्या है? निक्स ओलंपिया। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह की बात कर लेते हैं। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और सबसे भारी ग्रह है। अपना धुरी पर यह सबसे कम समय में एक चक्कर लगा लेता है, मात्र 10 घंटे में। ठीक है, बृहस्पति ग्रह का तापमान कितना है दोस्तों? 130 डिग्री सेल्सियस है, और इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 79 है। और इन उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गनीमेड, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा यह कितने दिनों में पूरा करता है?
12 वर्ष में पूरा करता है। अब आते हैं शनि ग्रह की बात कर लेते हैं दोस्तों कि सूर्य की दूरी के अनुसार ये छठे स्थान पर आता है और बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके ग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों? 62 है। और इस ग्रह पर वलय पाया जाता है जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, ठीक है। कौन है? टाइटन। सौरमंडल का 7वां ग्रह कौन है सूर्य की दूरी के अनुसार? यूरेनस है। यूरेनस को हरा ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मीथेन पाया जाता है। अरुण के कितने ग्रह हैं? 27 उपग्रह हैं, ठीक है। अरुण ग्रह अपने अक्ष पर शुक्र ग्रह की भांति जो है पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है। नेपच्यून की बात कर लेते हैं दोस्तों। वरुण ग्रह की बात कर लेते हैं। वरुण ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार 8वां और अंतिम ग्रह है। वरुण ग्रह की उपग्रह संख्या कितनी है? 14 है। सूर्य से अब सबसे अधिक दूरी पर है, इसी कारण यह जो है सबसे ठंडा है। और सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? 165 दिनों में लगाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिएगा यहाँ पर। निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर स्थित है दोस्तों? तो बता चुका हूं किस ग्रह पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मंगल ग्रह पर उपस्थित है। निक्स ओलंपिया नामक पर्वत किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर है और आकार में माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर आयरन ऑक्साइड अधिक मात्रा में पाया जाता है। यही कारण है कि इस ग्रह का रंग कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। मंगल को अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है? 24.6 घंटे लगते हैं। और मंगल को सूर्य की पूरी परिक्रमा करने में 687 दिन का समय लगता है। मंगल के याद रखिएगा 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, जो भय और आतंक का प्रतीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? यह भी आपके लिए आसान होगा क्योंकि फैक्ट में मैं बता चुका हूं कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, शुक्र ग्रह सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह सभी ग्रहों में सबसे अधिक गर्म ग्रह है। क्यों गर्म है? क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में पाया जाता है, 97%। शुक्र का आकार और बनावट लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन भग्नि ग्रह भी कहा जाता है। और शुक्र ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितने दिनों का समय लेता है? 225 दिनों का समय लेता है। शुक्र ग्रह अपने अक्ष पर घूमने में 243 दिन का समय लेता है। और शुक्र जो है अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। शुक्र ग्रह की बात कर लेते हैं तो सबसे चमकीला ग्रह होता है, इसलिए इसे सुंदरता की देवी, भोर का तारा भी कहा जाता है। सारी बातें क्लियर हो गई ना? बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। येलो स्टोन पार्क किस देश में अवस्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एवरी एग्जाम दोस्तों। सभी एग्जाम में यह सवाल रिपीट किया जाता है और उम्मीद है कि दोस्तों आगे आने वाले परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। येलो स्टोन पार्क किस देश में अवस्थित है? आंसर कीजिएगा फटाफट। येलो स्टोन पार्क किस देश में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, दैट इज संयुक्त राज्य अमेरिका में यहां पर येलो स्टोन पार्क अवस्थित है। येलो स्टोन पार्क दोस्तों कहां पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मार्च 1872 को। किसके द्वारा? अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा। किन राज्यों में यह फैला हुआ है? व्योमिंग, मोंटाना और इडाहो राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है येलो स्टोन नेशनल पार्क में ओल्ड फैथफुल गीजर। ओल्ड फैथफुल गीजर का नज़ारा ये देखते हैं। येलो स्टोन नेशनल पार्क आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, और इसी में आपको दिखाई दे रहा होगा ओल्ड फैथफुल गीजर का नज़ारा। काफ़ी सुंदर होता है दोस्तों और इसी को देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। चलिए आपको ओल्ड फैथफुल गीजर का नज़ारा दिखाते हैं। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है दोस्तों। इसके बाद हम अगला प्रश्न करेंगे।
काफ़ी सुंदर यहाँ पर नज़ारा देखने को मिलता है ओल्ड फैथफुल गीज़र का। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तिब्बत का पठार, कोलंबिया पठार, पैटागोनिया का पठार, बोलीविया का पठार। अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण कौन नहीं है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज पैटागोनिया का पठार पर्वत पदीय पठार का उदाहरण है। ठीक है, अंतर पर्वतीय पठार किसे कहा जाता है? चारों ओर पर्वतों से घिरे पठारों को अंतर पर्वतीय पठार कहा जाता है। इन पठारों का निर्माण कैसे होता है? अंतर्जात बल द्वारा होता है और वलित पर्वतों के निर्माण के साथ ही इसका निर्माण होता है। इसके उदाहरण क्या क्या है? तिब्बत का पठार, बोलीविया का पठार, कोलंबिया का पठार, पेरू का पठार, मैक्सिको का पठार। क्लियर? पर्वत पदीय पठार या गिरिपाद पठार, पर्वतों के आधार पर स्थित पठारों को क्या कहा जाता है? गिरिपाद पठार या पर्वत पदीय पठार कहा जाता है। ये पठार एक ओर ऊंचे पर्वतों से घिरे होते हैं और दूसरी ओर सागर या मैदान से घिरे होते हैं। ठीक है, और ये पठार बड़े संकीर्ण और छोटे होते हैं। इनका ढाल कैसा होता है? ढाल खड़ा होता है। इसके उदाहरण पैटागोनिया का पठार जो कि दक्षिण अमेरिका में है, पिडमांट का पठार जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। आंसर कीजिएगा जरा। अंधी घाटियां पाई जाती है कास्ट प्रदेश में, शुष्क प्रदेश में, हिमानीकृत प्रदेश में या टुंड्रा प्रदेश में? अंधी घाटियां पाई जाती है, आंसर कीजिएगा जरा फटाफट। अंधी घाटियां कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों कास्ट प्रदेश में पाई जाती है, चूना वाले प्रदेश में पाई जाती है। दोस्तों जब एक नदी कास्ट प्रदेश में बहते हुए विलियन छिद्र से होकर गुजरती है तो उसका जल सतह के नीचे प्रवाहित होने लगती है और आगे का ऊपरी भाग जो है कैसा रह जाता है? शुष्क रह जाता है। ठीक है, क्या होता है जब एक नदी कास्ट प्रदेश में बहती हुई, मान लिया जाए दोस्तों कि ये एक नदी है जो कास्ट प्रदेश में बह रही है और कहाँ से गुजरती है? एक विलियन छिद्र से होकर गुजरती है, विलियन छिद्र से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये नदी का जल जो है इसी विलियन छिद्र से क्या होती है? अंदर की ओर प्रवाहित होने लगती है और इसके आगे का भाग जो है दोस्तों शुष्क रह जाता है। ठीक है, और यह स्थिति जब एक लंबे समय तक रहती है दोस्तों तो छिद्र के बिंदु से, ठीक है, छिद्र के बिंदु से नदी अपनी घाटी को कास्ट मैदान से अधिक नीचे कर लेती है। ठीक है, यह स्थिति एक लंबे समय तक रहती है तो छिद्र के बिंदु से उद्गम स्थल की ओर अपनी घाटी कास्ट मैदान से अधिक नीचे कर लेती है और इसी घाटी को क्या कहा जाता है दोस्तों? अंधी घाटी कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि सारे बातें क्लियर हो गई होगी दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, क्रानहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? आंसर कीजिएगा जरा। क्रानहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है दोस्तों? किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज थाईलैंड में स्थित है। क्रानहर किस देश में स्थित है दोस्तों? थाईलैंड में स्थित है। आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये जो दिखाई दे रहा है एक क्रानहर है जो कि थाईलैंड में है। इसकी लंबाई कितनी है? 135 किलोमीटर। और यह नहर जो है थाईलैंड की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ती है। थाईलैंड की खाड़ी को किससे जोड़ेगी? अंडमान सागर से जोड़ेगी। इससे क्या होगा? हिंद महासागर और दक्षिणी चीन सागर के बीच जो है दोस्तों दूरी कम हो जाएगी। वर्तमान में दक्षिण चीन सागर से हिंद महासागर में जाने के लिए किस जल संधि का प्रयोग किया जाता है? तो मलक्का जल संधि का प्रयोग किया जाता है। इसी जल संधि के माध्यम से जो है जहाजें गुजरा करती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। आंसर कीजिएगा जरा। कहता है सवाल, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है? आंसर कीजिएगा जरा। जेपीएससी 1992 का ये क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नांकित देशों में से किसमें नहीं बहती है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया से होकर नहीं बहती है।
मेकांग नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? तिब्बत पठार में जीफू पर्वत से यह निकलती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 4909 किलोमीटर। किन किन देशों से होकर यह गुजरती है? चीन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम से होकर गुजरती है। यह नदी म्यांमार और लाओस के बीच सीमा का निर्धारण करती है। मेकांग नदी किस किस देश से होकर गुजरती है? म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से होकर यह नदी गुजरती है। क्लियर? नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? किस नदी को दोस्तों चीन का शोक कहा जाता है? आंसर कीजिएगा फटाफट। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज हांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। हांगहो चीन की एक नदी है। इसे पीली नदी के नाम से जाना जाता है। कहाँ से निकलती है? क्यूनलुन पर्वत से निकलती है। यह चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है और दुनिया की बात कर लेते हैं तो दुनिया की 6ठी सबसे लंबी नदी है। दोस्तों याद रखिएगा, इस नदी में जो है भयानक बाढ़ आती है जिससे बहुत तबाही मचती है, जिसके कारण हांगहो नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। मुहाना कहाँ पर है? वुहान बोहाई की खाड़ी में यह गिरती है और बोहाई की खाड़ी पीला सागर का ही एक भाग है। हांगहो नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? कुनलुन माउंटेन या कुनलुन पर्वत से होकर निकलती है और कहाँ पर गिरती है? बोहाई की खाड़ी में गिरती है जो एलओसी का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। आंसर कीजिएगा जरा। निम्नलिखित में कौन उच्च बादलों में शामिल नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में कौन उच्च बादलों में शामिल नहीं किया जाता है? कौन उच्च बादलों में शामिल नहीं किया जाएगा? आंसर कीजिएगा जरा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अस्तरी कपासी जो है ऊंचे बादलों में शामिल नहीं किया जाता है। क्लियर? ऊंचे बादल यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कितने मीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं? 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं और सभी पछाव बादल जो है ऊंचे बादल होते हैं। ठीक है, पछाव बादल, पछाव अस्तरी बादल, पछाव कपासी बादल, यानी उच्च बादल जितने भी होते हैं उसमें पछाव लगा रहता है। ठीक है, पछाव जहां लगा रहे तो समझ जाइए कि ये ऊंचे बादल है। क्लियर? मध्यम ऊंचाई के बादल 2000 मीटर से 5000 मीटर की ऊंचाई पर आपको देखने को मिलता है दोस्तों। कैसे पहचानिएगा कि ये मध्यम ऊंचाई के बादल हैं? तो इसमें दोस्तों याद रखिएगा उसमें उच्च लगा रहेगा। ठीक है, जैसे उच्च स्तरीय बादल, उच्च कपासी बादल। क्लियर? निम्न बादल 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। इसे पहचानने का तरीका क्या है दोस्तों? इसमें आपको अस्तरी देखने को मिलेगा। ठीक है, जहां पर अस्तरी देखने को मिले तो आप समझ जाइएगा दोस्तों कि यह निम्न स्तर का बादल है, नीचे वाला बादल है। ठीक है, जैसे कपासी वर्षा बादल, अस्तरी कपासी बादल, अस्तरी बादल, वर्षा अस्तरी बादल। क्लियर? सारी बातें क्लियर हो गई ना दोस्तों? कैसा लग रहा है सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11, वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? एसएससी 2014 का सवाल है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाने की संभावना इसकी बनी रहती है। ठीक है, वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर पाई जाती है। वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती है दोस्तों? 5 परतें पाई जाती है। सबसे निचली परत क्षोभमंडल ट्रोपोस्फेयर, क्षोभमंडल के ऊपर समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर, मध्यमंडल मेसोस्फेयर, तापमंडल थर्मोस्फेयर, बहिर्मंडल। ये सभी 5 परतें जो है वायुमंडल की परतें हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12। आंसर कीजिएगा जरा। टी मापक या टी स्केल पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? फटाफट से यहाँ पर आंसर कीजिएगा दोस्तों। टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज चक्रवातों की शक्ति।
चक्रवात क्या होता है दोस्तों? एक कम दबाव वाला क्षेत्र होता है जिसके आसपास वायु तेजी से इसके केंद्र की ओर चलती है। इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है दोस्तों, घड़ी की दिशा में घूमती है, और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में यह घूमती है। यह चक्रवात विनाशकारी तूफान के साथ उत्पन्न होते हैं। क्लियर है? अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। टुंड्रा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर पाया जाता है? अंटार्कटिका में, उत्तर अमेरिका में, रूस में, स्कैंडिनेवियन प्रदेश में। टुंड्रा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? आंसर कीजिएगा जरा। टुंड्रा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, उत्तर अमेरिका में पाया जाता है। टुंड्रा एक प्रकार का क्षेत्र है जहां पर वर्षा नगण्य होती है और धरती की सतह पर सदैव बर्फ की चादर बिछी रहती है। यहाँ पर पूरे वर्ष तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कैंटाबरी न्यूजीलैंड सही सुमेलित है। कैंटाबरी घास के मैदान न्यूजीलैंड में पाई जाती हैं। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका सही सुमेलित है। पार्कलैंड घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, तो ये यहाँ पर सुमेलित नहीं है। लानोस वेनेजुएला की घास के मैदान को कहा जाता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज पार्कलैंड माइनस ब्राजील। सुमेलित नहीं है। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, तो सवाना कहाँ पर पाया जाता है? मध्य और दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। कैंपॉस ब्राज़ील में देखने को मिलता है। लानोज वेनेजुएला की घास के मैदान को कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पंपास अर्जेंटीना में, प्रेयरी अमेरिका में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, स्टेपी एशिया और यूरोप के घास मैदानों को स्टेपी कहा जाता है, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को कहा जाता है। दोस्तों ये सारे फैक्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक कलम कॉपी लेके इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। अगला सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। विश्व के वन क्षेत्रों में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? आंसर कीजिएगा जरा फटाफट से। विश्व के वन क्षेत्रों में किस एक के फैलाव की प्रतिशत सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, दैट इज उष्ण कटिबंधीय वर्षावन का प्रतिशत सबसे अधिक है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहा जाता है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और प्रशांत द्वीपों पर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन को उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन भी कहा जाता है। इस जलवायु क्षेत्र में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 175 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर, और औसतन तापमान कितना होता है? 18 डिग्री सेल्सियस। धरती पर रहने वाले सभी पशु और पौधे की आधी जनसंख्या जो है इन्हीं वर्षा वनों में रहती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में कौन सा जापान का पिट्सबर्ग के उपनाम से जाना जाता है? आंसर कीजिएगा जरा। निम्नलिखित में कौन सा जापान का पिट्सबर्ग के उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, या वाता को जाना जाता है। कुछ औद्योगिक क्षेत्रों को हम लोग देखेंगे दोस्तों जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पिट्सबर्ग अमेरिका में है, यॉर्कशायर यूके में, किनकी जापान में, और सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित देशों में कौन
विश्व में लौह अयस्क का वृहत्तम उत्पादक है? आंसर कीजिएगा जरा, निम्न देशों में कौन विश्व में लौह अयस्क का वृहत्तम उत्पादक है? ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए चीन। चीन विश्व में सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन करता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील का स्थान आता है और इस सूची में भारत का स्थान क्या हुआ है? चौथा है। अगले सवाल का आंसर कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, यूपी पीसीएस 2010 का सवाल है दोस्तों। कहता है क्वेश्चन नंबर 18, चाय के पौधे उगाने की डैपाग विधि किस देश में विकसित हुई थी? डैपाग विधि किस देश में विकसित हुई थी? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, दैट इज फिलीपींस में विकसित हुई थी। फिलीपींस कहाँ पर स्थित है? दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। इसकी राजधानी कहाँ है? मनीला है और यह पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। फिलीपींस के पूरब में फिलीपींस महासागर है, पश्चिम में दक्षिण चीन सागर देखने को मिलता है और दक्षिण में कौन सा सागर है? सेलेब्स सागर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19, संसार में सबसे ज्यादा लंबे कद के लोगों की प्रजाति है? डालमेशिया, निग्रो, अल्पाइन, ऑस्ट्रेलायड। संसार में सबसे ज्यादा लंबे कद के लोगों की प्रजाति कौन है? आंसर कीजिएगा जरा फटाफट। संसार में सबसे ज्यादा लंबे कद के लोगों की प्रजाति है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डालमेशिया। अफ्रीदी जनजाति कहां पर पाई जाती है? पाकिस्तान में पाई जाती है। वद्यू अरब में, एस्किमो ग्रीनलैंड, फ्लेमिश बेल्जियम में, किर्गिज मध्य एशिया में, कीवी न्यूजीलैंड में पाया जाता है। अगला सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है? ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हियर, दैट इज क्रिस्टीना। नॉर्वे किस महाद्वीप में है? यूरोप में है। इसकी राजधानी ओस्लो है। इसके पूर्व में स्वीडन, उत्तर में फिनलैंड और रूस देश दिखाई देते हैं। नॉर्वे को डूबते हुए सूरज का देश और मध्य रात्रि का देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, आंसर कीजिएगा जरा फटाफट। लैप्स जनजाति कहां पर पाए जाते हैं? लैप्स जनजाति है जो कहां पर पाए जाते हैं दोस्तों? स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में आने वाले देश नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क को क्या कहा जाता है? स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है। जब इसमें फिनलैंड, आइसलैंड और फैरो द्वीप आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, जब मिल जाते हैं तो इसे नॉर्डिक देश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह नॉर्दर्न में बसे हुए देश हैं, उत्तर में बसे हुए देश हैं, ठीक है, इसीलिए इन्हें नॉर्डिक देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, मिलान करना है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ बंदरगाह दिया हुआ है और दूसरी तरफ नदी का नाम दिया हुआ है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। आंसर कीजिएगा जरा। रॉटरडम किस नदी के किनारे बसा है? राइन नदी के किनारे बसा है, सही है। हैम्बर्ग एल्प नदी के किनारे बसा है। बॉडी गैरून नदी के किनारे बसा है। फ्रैंकफर्ट लायर नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है दोस्तों। फ्रैंकफर्ट किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मेन नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मेन नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, दैट इज फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट जर्मन राज्य हेस का सबसे बड़ा शहर है और जर्मनी की बात कर लेते हैं तो 5वां सबसे बड़ा शहर है। किस नदी के तट पर है? मेन नदी के तट पर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23, ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग किसको जोड़ता है? यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सिडनी से पर्थ को जोड़ता है। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे मार्ग पूर्वी ऑस्ट्रेलिया यानी सिडनी को पश्चिम ऑस्ट्रेलिया यानी पर्थ से जोड़ती है।
इसी मार्ग पर आपको देखने को मिलता है प्रमुख सोना उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? कालगुरली, यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 24। विश्व में सड़क की लंबाई की दृष्टि से प्रथम 3 देशों का अवरोही क्रम क्या होगा? आंसर कीजिएगा ज़रा फटाफट से। विश्व में सड़क की लंबाई की दृष्टि से प्रथम 3 देशों का अवरोही क्रम। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन, दैट इज यूएसए, भारत और ब्राज़ील। विश्व में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस देश में है? अमेरिका में है, और दूसरे नंबर पर भारत का स्थान आता है। क्लियर? 2013 में सड़कों की लंबाई कितनी थी भारत में? 46,89,842 किलोमीटर, और जो विश्व में दूसरा स्थान रखती है। इस सेशन का अंतिम सवाल कर लेते हैं दोस्तों। 25 भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है? आंसर कीजिएगा ज़रा फटाफट से। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा यदि आपसे पूछ ले कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। कौन कौन? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से। विषुवत रेखा यदि आपसे पूछ ले कितने देशों से होकर गुजरती है? 13 देशों से होकर गुजरती है। दक्षिण अमेरिका के देश कौन कौन हैं? इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। अफ्रीका के साओ टोम, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया से होकर गुजरती है। एशिया के 2 देशों से होकर गुजरती है, मालदीव और इंडोनेशिया से। किरिबाती जो कि एक द्वीपीय देश है, इससे भी होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छा लगा होगा। यदि सेशन अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना कभी मत भूलिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो मिलती है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती हैं। और मेरी वीडियो रात को 8 बजे आती है दोस्तों। कितने बजे आती है? रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।